नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम लोग कर रहे हैं और इसका भाग 4 तक हमने बता दिया है, जिसमें हम लोगों ने जाना क्या, मापन में अनिश्चितता के बारे में। इसके साथ ही साथ सार्थक अंक क्या होता है और सार्थक अंक ज्ञात करने के क्या नियम होते हैं, इसके बारे में विस्तार से हमने प्रीवियस सेशन में बात कर लिया है। इसके साथ ही साथ विमीय विश्लेषण के बारे में बताया गया और विमीय विश्लेषण से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हैं, अंकिक प्रश्न दिए हैं, उसको भी हमने हल करवा दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में, यानी कि रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है, या इसी को बोला जाता है रासायनिक संयोग का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनेशन। और यह जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला जाएगा, वो वाला ये टॉपिक है। तो शुरू कर देते हैं आज का सेशन और हम पढ़ेंगे क्या, रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनेशन, ये होता क्या है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है, उन्हीं नियमों को बोला जाता है रासायनिक संयोजन का नियम या रासायनिक संयोग का नियम। भाई केमिस्ट्री जो है केमिकल रिएक्शन का ये सब्जेक्ट है, बहुत सारे इसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, नए नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही नए नए पदार्थ बनते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, जिन नियमों का पालन करता है, यही नियम कहलाता है रासायनिक संयोजन का नियम या रासायनिक संयोग का नियम, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनेशन। बातें समझ में आई? एक बार फिर से हम इसको रिपीट करेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए जिन नियमों का पालन करती हैं, उसी नियम को बोला जाता है रासायनिक संयोजन का नियम। आपके एनसीईआरटी में मेनली 5 रासायनिक संयोग का नियम दिया हुआ है और उन्हीं 5 नियमों के बारे में आज के वीडियो में चर्चा होने वाला है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो चीजें हमने बताया वही चीज यहाँ पे नोट भी किया गया है आप लोगों के सुविधा के लिए, ताकि नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत न हो। देखना है ध्यान से, रासायनिक संयोजन का नियम यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनेशन, जो चीज बताया गया वही चीज आपको यहाँ पे नोट किया गया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न या पूर्ण होने के लिए जिन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, उन्हीं नियमों को बोला जाता है रासायनिक संयोजन का नियम। बातें समझ में आया? अब ये जो रासायनिक संयोजन का नियम कितने हैं, तो आपके एनसीईआरटी में 5 नियम को पढ़ना है। इतना भी आप जान जाते हैं तो बहुत ज्यादा है। तो ध्यान देना, यहाँ पे ये 5 नियम कौन कौन सा है। तो सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसी को बोला जाता है द्रव्य अविनाशिता का नियम। द्रव्य अविनाशिता का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, ठीक है। ये बात याद रखना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम से आप लोग परिचय प्राप्त कर चुके हैं क्लास 9th में, यह नियम आप लोगों से मिल चुका है। ध्यान देना, यहाँ पे क्लास 10th में भी यह नियम आता है, जो कि पहला ही चैप्टर होता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और उसी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम आता है, जिसमें कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। इसी के बारे में यहाँ पे हम विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। ध्यान देना, यहाँ पे दूसरा क्या है, सरल अनुपात का नियम यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या चीज? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन, इस नियम के बारे में ध्यान देना है, जो है क्या, सरल अनुपात का नियम। सरल अनुपात का नियम ये क्या कहता है कि जब यौगिक बनता है ना, तो यौगिक में जो परमाणु होते हैं उनके बीच एक सरल अनुपात होता है, और वह अनुपात उस यौगिक को कहीं से भी लाया जाए वो निश्चित रहता है, फिक्स रहता है, और वह अनुपात परिवर्तित नहीं होता। बताया जाएगा सभी के बारे में। उसके बाद से तीसरा जो नियम पढ़ना है ना, वो क्या है, गुणित अनुपात का नियम यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसमें भी बताया जाएगा ना कि जब 2 तत्व मिल करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उनमें भी क्या होता है,
एक अनुपात होता है और उसी के बारे में बात किया जाएगा किसमें, गुणित अनुपात के नियम में। उसके बाद से चौथा है व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और इस नियम के बारे में बात होगी। और पांचवा है गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। इसके साथ ही साथ एक और नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो होगा क्या, अवोगाद्रो का नियम। तो आपको वीडियो में बने रहना है और पूरा देखना है और सभी टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और ये चीज आपको नोट करना है और उसके बाद से हम पहला नियम शुरू करेंगे, जो है क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य अविनाशिता का नियम। तो इसे आप नोट करें और उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने जाना रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में, जिसमें हमने बताया क्या, कि रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। उन्हीं नियमों को बोला जाता है रासायनिक संयोजन का नियम। इसका मतलब क्या, कि रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ नियमों का पालन करती हैं और जिन नियमों का पालन करती हैं उन्हीं नियमों को बोला जाता है रासायनिक संयोजन के नियम, और जिसमें कि 5 नियम के बारे में हमने वर्णन किया। अब इन्हीं नियमों को एक एक करके हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इसी नियम को बोला जाता है द्रव्य अविनाशिता का नियम। कौन सा, द्रव्य अविनाशिता का नियम। अब इस नियम को किसने दिया, तो सन 1774 में लेवासिये ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। किसने, तो लेवासिये ने, लेवासिये, इन्होंने सन 1774 में इस नियम का प्रतिपादन किया। कौन सा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के दौरान बने उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि जितनी मात्रा में आप द्रव्य लेंगे, पदार्थ लेंगे रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए, जितने द्रव्यमान में रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद भी उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए। यानी कि अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होगा उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, और इसी को बोला जाता है कौन सा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे कि हम यहाँ पर एक रिएक्शन लिखेंगे, ध्यान देना है, एक रिएक्शन हम लिखेंगे, जैसे कि एक अभिक्रिया हो रही है किसमें, A प्लस B में, और उसके बाद से नया पदार्थ बन रहा है C प्लस D। देखना यहाँ पे, तो जो यहाँ पे जिसमें अभिक्रिया होती है वह पदार्थ अभिकारक होता है, उसे बोला जाता है क्या चीज, तो अभिकारक। जो नया पदार्थ बनता है उसे बोला जाता है उत्पाद। अभिकारक से उत्पाद की ओर जाना है तो हम एक तीर के निशान से इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एक तीर के निशान से। तो तीर के पीछे वाला जो साइड होता है ना किसी भी रिएक्शन का, वह अभिकारक है, और जो आगे वाला साइड होता है ना तीर का, वह क्या है, उत्पाद है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यही चीज होती है, ठीक है। तो जब अभिकारकों का द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, तो इसे ही बोला जाता है कौन सा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे कि हमने लिया क्या, यहाँ पे एक चूना पत्थर, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, इसी को कहते हैं चूना पत्थर, ठीक है। जब इसको गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये जो है टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, किसमें, तो CO2 में, और किसमें, CaO में, ठीक है। तो यहाँ पे CaO क्या है, चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है, और ये क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देख लेते हैं कि क्या दोनों का द्रव्यमान बराबर है कि नहीं। यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया को दिखाया गया, ये वाला जो है अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है, और ये वाला जो है क्या है, उत्पाद है, ठीक है, अभी बताया गया। तो यहाँ पे देखा जाए
कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार होता है, वो 40 होता है, प्लस कार्बन का 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16, और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 3, तो 3 गुणे हो जाएगा 16। तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 52 और प्लस ये 48 इजकल टू हो जाएगा कितना 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो अभिकारक का जो द्रव्यमान है, भार है, वो कितना है 100 है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, कार्बन का है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और 2 ऑक्सीजन के परमाणु है, प्लस कैल्शियम का 40 और प्लस ऑक्सीजन का कितना 16। देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा 32 और 12 कितना 32 और 12 44 और प्लस ये वाला हो जाएगा 56 कितना हुआ 100 हुआ ना। तो अभिकारक का जो द्रव्यमान है जितना, उत्पाद का भी उतना ही द्रव्यमान है, और इसी को बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम की पुष्टि करने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है लैंडोल्ट। ठीक है ना, लैंडोल्ट ने इस नियम की पुष्टि किया। जो वैज्ञानिक है उस वैज्ञानिक को हम यहाँ पे रख देते हैं, जो भी चीजें होंगी डिटेल्स में होंगी। ठीक है, लैंडोल्ट, इन्होंने क्या किया कि इस नियम की पुष्टि किया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि किया। उन्होंने एक रिएक्शन करवाया, ठीक है, एक रिएक्शन करवाया और यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि द्रव्यमान संरक्षित होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नष्ट नहीं होता है, और इसे ही बोला जाता है कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि द्रव्य अविनाशी होता है, और इसलिए इसे द्रव्य अविनाशिता का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक है लैंडोल्ट। उन्होंने एक रिएक्शन करवाया, 2 प्रकार का विलयन लिया, सोडियम क्लोराइड और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl और AgNO3। ठीक है, इसमें जो है उन्होंने रिएक्शन करवाया, बनाया क्या, तो बनाया यहाँ पे NaNO3 प्लस AgCl। ध्यान देना है, यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट के बीच अभिक्रिया करवाया। ये दोनों विलयन है, क्या है, विलयन है, और इसकी अभिक्रिया के दौरान सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाया। ठीक है, क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड। और इस प्रयोग से इन्होंने ये प्रयोग किया और इस प्रयोग से सिद्ध कर दिया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक है उसका जो द्रव्यमान है, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने पर यानी कि जो उत्पाद है उसका द्रव्यमान बराबर होता है, समान होता है, और इसे ही बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम इनके प्रयोग को दिखाएंगे, तो देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि कंटेनर लिया, बनाते हैं दूसरे पेन से, दिखाई नहीं देगा, ध्यान देना है चीजों को। दो कंटेनर लिया उन्होंने, एक में विलयन रखा NaCl, कौन सा, सोडियम क्लोराइड विलयन, सोडियम क्लोराइड विलयन, और दूसरे में रखा क्या चीज, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 विलयन। ठीक है, और इसको नाम दिया क्या, लैंडोल्ट ट्यूब। इसे बोला जाता है लैंडोल्ट ट्यूब। देखते रहना यहाँ पे लैंडोल्ट ट्यूब। अब दोनों को मिक्स किया, अब मिक्स करने के बाद ये वाला उत्पाद प्राप्त किया। ठीक है, लेकिन मिक्स करने से पहले उन्होंने इसका वेट कर लिया, वजन कर लिया, इसका कितना द्रव्यमान है, और उसके बाद से मिक्स करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसके द्रव्यमान को फिर से वजन किया, तो क्या देखा, दोनों का द्रव्यमान समान था, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद।
जिससे कि पुष्टि होती है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो लेवासिये ने दिया था वो क्या है, सत्य है। अभी हम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, आपको बने रहना, यहाँ पे विस्तार से लेकर के चल रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार, ठीक है, इसका सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है, 35.5, और इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 58.5। तो यहाँ पे NaCl का जो भार आ गया कितना, 58। अब इसमें ऐड हो जाएगा ये वाला Ag सिल्वर का जो होता है वह 108 होता है, प्लस सोडियम का होता है 14 और प्लस इसका 16 और 3 है तो 48। इसको जो है ऐड कर लेते हैं तो ये होता है 170, ठीक है, 170। तो इसका जो है 58 और इसका जो है 170 आया, तो इसको हम यहाँ पे इक्वल टू कर लेते हैं, दोनों को जो है ऐड करेंगे 170 और प्लस 58.5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो 228.5 आ गया, कितना, 228.5 किसका, तो इस अभिकारक का। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सोडियम का है 23 प्लस नाइट्रोजन का 14 और प्लस ऑक्सीजन का 48, ठीक है, एक का 16 तो 3 का 48, यही होगा ना, और प्लस हो जाएगा ये सिल्वर का 108 और प्लस क्लोरीन का 35.5, ठीक है। अब इसको जो है ऐड करेंगे ना पूरा, तो ये भी आ जाएगा 228.5। तो क्या हुआ, जो अभिकारक का भार था ना वही भार किसका होगा, उत्पाद का भी हुआ। तो अभिकारकों और उत्पादों का जो भार होता है वह क्या होता है, समान होता है, और यही नियम कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसमें द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और इसीलिए बोला जाता है द्रव्य अविनाशिता का नियम। लेकिन जो साधारण अभिक्रियाएं होती है ना, जो साधारण अभिक्रियाएं जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है या ऊर्जा किसी न किसी रूप में बाहर निकलती है, उसके लिए तो यह नियम सत्यापित है, सत्य है। लेकिन जो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, उसमें जो द्रव्यमान है ना उसकी क्षति होती है, किसके समीकरण के अनुसार, आइंस्टीन समीकरण के अनुसार, ठीक है ना। आइंस्टीन समीकरण क्या कहता है, आइंस्टीन समीकरण कहता है E बराबर mc², ठीक है, जहां पे क्या है, ऊर्जा है, m क्या है, तो m जो है द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, और c क्या है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है या वेग है, यही है ना। तो यहाँ पे क्या है, इस द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो क्या हुआ, द्रव्यमान की क्षति हुआ ना। और यहाँ पे द्रव्यमान जो है, ये नियम कहता है कि द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है, संरक्षित रहता है, उसको जो है उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, द्रव्यमान का ऊर्जा के रूप में क्षति हुआ ना। तो कहने का मतलब है कि जो नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं हैं वह जो है इस नियम का पालन नहीं करती है। बाकी सभी रासायनिक अभिक्रियाओं पर यह नियम लागू होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पहला जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसे आप नोट करें और उसके बाद से अब हम दूसरा नियम पढ़ेंगे जो होगा क्या, सरल अनुपात का नियम। तो सरल अनुपात का नियम अब हम जानेंगे। सबसे पहले इसे आप लोगों को नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और नोट्स बनाते रहना है। अब हम जानेंगे दूसरा नियम जो होगा क्या, सरल अनुपात का नियम। सरल अनुपात का नियम क्या है, तो प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, उसमें उनके तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित सरल अनुपात होता है, और इसे ही बोला जाता है क्या चीज, तो सरल अनुपात का नियम। इसका क्या मतलब, एक बार और इसे हम रिपीट कर रहे हैं। प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया जाता हो या किसी भी विधि से बनाया जाता हो, उसमें उनके तत्वों के द्रव्यमानों का एक निश्चित अनुपात होता है, एक सरल अनुपात होता है, और इसे ही बोला जाता है सरल अनुपात का नियम। इसे ही बोला जाता है क्या चीज, तो सरल अनुपात का नियम। जैसे जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, उदाहरण के लिए
सबसे पहला उदाहरण लेते हैं पानी का। क्या चीज? तो पानी। इसका सूत्र होता है H2O। ठीक है, H2O। इसमें क्या है? तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 1 है। यानी कि यहाँ पे संख्या के अनुसार देखा जाए, संख्या के अनुसार, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? 2:1 का। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? 2:1 का। इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन मिलेंगे तब जो है पानी का अणु बनेगा। ठीक है, अब इसका द्रव्यमान के लिए देख लिया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, भार 1 होता है, परमाणु भार। और यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2 है, तो भार हो जाएगा कितना? 2। ऑक्सीजन का जो होता है ना, वह होता है 16। ठीक है, परमाणु भार होता है 16। अब ये परमाणु भार क्या होता है? तो आपको आगे एक चैप्टर मिलेगा तत्वों का वर्गीकरण, उसमें आवर्त सारणी बताया जाएगा। आवर्त सारणी में जितने भी तत्व है उनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको याद कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे नोट कर रखा है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3। इस तरह से हमने क्रम से लिखा हुआ है। और इस वाला साइड जो है ना, परमाणु भार है। क्या है? परमाणु भार है ये। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7। ठीक है, देख लेना यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 होता है। और यहाँ पर भी ध्यान देना है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। तो इतना आप लोगों को अभी याद रख लेना है, क्योंकि ये बार बार काम में लाया जाएगा। अभी जो है आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी ये आएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पे तत्व और उनके परमाणु भार लिखे गए हैं, ये वाला इधर साइड में जो है ना, ये परमाणु भार है। क्या है? परमाणु भार। और नीचे ये वाली जो संख्या दिख रही है 1 2 3 4, ये इसका परमाणु क्रमांक है। तो इसे आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पे 2 है और भार होता है 1, तो भार भी यहाँ पे हो जाएगा ना 2 परमाणु है तो। और यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है और भार कितना होता है इसका? 16 होता है। ठीक है, अब ध्यान देना है, यहाँ पे अनुपात निकाला जाए तो 1:8 का होगा कि नहीं? तो यहाँ पे द्रव्यमान के अनुसार क्या आ गया अनुपात? 1:8 का। अब यह जो जल है, चाहे नदी का जल है, तालाब का जल है, नल का जल है, कहीं का भी पानी है, ये वर्षा का पानी है, उसमें यही अनुपात होने वाला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का यही अनुपात होने वाला है, जो एक सरल अनुपात है, निश्चित अनुपात है। और इसे ही बोला जाता है सरल अनुपात का नियम। सरल अनुपात का नियम। एक और उदाहरण से हम क्लियर करते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 चलेगा। यहाँ पे कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड हमने ले लिया, एक यौगिक जो है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण जो है 2 तत्वों से हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन से। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन से। देखना है, कार्बन के परमाणु की संख्या 1 है और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है। कितनी है? 2 है। अब ध्यान देना है, यहाँ पे कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। कितना? तो लिख लेंगे 1 × 12। और उसके बाद से ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? अभी देखा गया 16 होता है, तो 2 × 16 हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 12 अनुपात कितना? 32 का। ऐसे देखा जाए तो आ जाएगा 3:8 का। आएगा कि नहीं? ये 3:8 का है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 3:8 का है। चाहे यह कार्बन डाइऑक्साइड आप कहीं से भी बनाइए, हम लोग श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो भी क्या है? वहां पर भी इनका अनुपात यही होगा। यदि किसी वस्तु को हम जलाते हैं और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो उसमें भी अनुपात यही होने वाला है, निश्चित अनुपात है। अब यह अनुपात नहीं बदलने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन तत्वों का अनुपात क्या है? भार का अनुपात, तो 3:8 का है। बातें समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करेंगे कि सरल अनुपात का नियम दिया किसने भाई? सरल अनुपात का नियम किसी ने दिया होगा ना, तो उसका नाम है J.L. प्राउस्ट। ठीक है ना, 1779 में। ठीक है, 1779 में
एल प्राउस्ट, ठीक है। ये वैज्ञानिक आते हैं और इन्होंने दे दिया सरल अनुपात का नियम। बातों को याद रखना है और जो चीजें बताया जा रहा है उसको नोट भी करना है। अब परिभाषा की ओर चलते हैं। जो परिभाषा हमने बता रखा है, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया गया, वही बोला गया ना, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में वह किसी भी विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। उनके तत्वों के जो द्रव्यमान है ना, उनके बीच एक निश्चित अनुपात होता है और इसे ही बोला जाता है सरल अनुपात का नियम। इसे ही बोला जाता है सरल अनुपात का नियम। चीजें समझ में आ चुकी है, आपको इसको नोट करना है। उसके बाद से अब हम तीसरा नियम पढ़ेंगे जो होगा गुणित अनुपात का नियम। बस आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहना है, जरूर आप बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो अब हम तीसरा नियम पढ़ेंगे, ये चीज़ें आपको नोट करना है। रासायनिक संयोजन का तीसरा नियम क्या है? गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इस नियम का प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक है उसका नाम है जॉन डाल्टन, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे जॉन डाल्टन। इन्होंने सन 1803 में इस नियम का प्रतिपादन किया, जो है क्या? गुणित अनुपात का नियम। चीजों को समझना है यहाँ पे। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? जब दो तत्व संयुक्त होकर के दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उसमें एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयुक्त होने वाला दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान के बीच एक सरल अनुपात होता है और इसे ही बोला जाता है गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। उदाहरण से समझा जाए और बातें क्लियर होगी। देखो, दो तत्व है हमारे पास। उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। उदाहरण पहला क्या है? तो यहाँ पे ले लेते हैं दो तत्व, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन संयुक्त होकर के दो यौगिक बनाते हैं, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और इसको बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखना है ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे कौन कौन से तत्व है? कार्बन है, इसकी संख्या कितनी है? 1 इंटू कार्बन हो जाएगा। और ये क्या है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है, तो 1 इंटू O हो जाएगा, ठीक है। अब अभी बताया गया कि कार्बन का जो भार होता है ना, होता है 12। तो कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, तो 1 गुणे 12 होगा और ये हो जाएगा। इसकी जो परमाणु भार होता है ना ऑक्सीजन का, ये होता है 16। तो ये अनुपात आ जाएगा 12:16 का, ठीक है। कितने का? 12:16 का। किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में द्रव्यमान का अनुपात आया, ध्यान देना यहाँ पे। और उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। अब यहाँ पे कार्बन का जो भार होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का जो भार होता है वो 16 होता है। अब इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 12 अनुपात हो जाएगा कितना? 32। तो यहाँ पे देखा जाए कि दोनों में जो कार्बन है, दोनों में कार्बन, उसका जो है द्रव्यमान निश्चित है। वही बोला गया, जब कोई दो तत्व आपस में संयुक्त होकर के एक से अधिक यौगिक बनाता है, वही बात हुआ, एक से अधिक यौगिक बनाता है, तो पहले तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, देखो ये जो तत्व है ना, इसका द्रव्यमान निश्चित है, इसे संयुग करने वाले दूसरे तत्व भिन्न भिन्न द्रव्यमान में होते हैं, ठीक है ना। भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है। दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है। भाई दूसरा तत्व कौन सा? यहाँ पर भी है ऑक्सीजन और यहाँ पर भी है ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन है 16 द्रव्यमान और यहाँ पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 32। तो निकल जाएगा कितना? 1:2 का।
तो इसके भी बीच एक सरल अनुपात आया और इसी को बोला जाता है गुणित अनुपात का नियम। क्या कहते हैं? गुणित अनुपात का नियम। चीज़ों को समझना है, यहाँ पे ध्यान देना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 2 देखा जाए। उदाहरण नंबर 2 देखो, यही तो कह रहा है यहाँ पे, जब कोई दो तत्व आपस में संयुक्त होकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। ये दो तत्व है, संयुक्त होकर के दो यौगिक बनाए तो एक से अधिक यौगिक है। तो जिसमें प्रथम तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, देखो पहला तत्व दोनों में कार्बन है, द्रव्यमान दोनों में समान है, ठीक है ना, निश्चित है। तो निश्चित द्रव्यमान से संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के बीच, देखो दूसरे तत्व का द्रव्यमान ऑक्सीजन है ना दोनों में, और इसका द्रव्यमान यहाँ पे 16 और यहाँ पे 32 है। तो द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के बीच एक सरल अनुपात होता है और इसे ही बोला जाता है गुणित अनुपात का नियम। नियम देने वाले व्यक्ति है, उनका नाम है जॉन डाल्टन। किस सन में? सन 1803 में। चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। उदाहरण नंबर 2 लिया जाए। हाइड्रोजन आपके पास है और ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो तत्व है, इन्होंने मिल करके दो यौगिक बनाया। एक कौन सा? H2O और एक है H2O2, ठीक है। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भार 2 है और ऑक्सीजन का भार होगा 16। हाइड्रोजन का भार 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन का भार है 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का भार 1 तो 2 का 2, और ऑक्सीजन का भार हो जाएगा कितना? 32। देखो दोनों में हाइड्रोजन का भार क्या है? निश्चित है। और ऑक्सीजन का जो भार है ये वाला, इनके बीच जो है 1:2 का क्या है? 1:2 का अनुपात है, ठीक है। एक सरल अनुपात है और इसी को बोला जाता है कौन सा नियम? गुणित अनुपात का नियम। एक और उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 3, ठीक है। ध्यान देना है यहाँ पे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। जब ये संयुक्त होते हैं तो 5 यौगिक बनाते हैं, ठीक है। कितने यौगिक? 5 यौगिक। एक है N2O, एक है N2O2, उसके बाद से एक है N2O3, एक है N2O4 और एक है N2O5। ये चीज़ जो है यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयुक्त होते हैं तो यहाँ पे जो यौगिक बनता है वो क्या बनता है? यही बनता है 5 यौगिक। यहाँ पे देखा जाए नाइट्रोजन का भार, नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है कितना? 14, और 2 है तो हो जाएगा 28, अनुपात ऑक्सीजन का होगा 16। यहाँ पे देखा जाए तो नाइट्रोजन का होगा 28, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो भार हो जाएगा 28, क्योंकि एक का होता है 14। उसके बाद से ऑक्सीजन का भार हो जाएगा 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का कितना? 32। इसमें देखा जाए ये वाला जो है ना, इसको NO भी बोला जाता है, ध्यान देना है। क्या चीज़? तो NO। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे जो है क्या है? नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 2, तो भार हो जाएगा इसका 28, एक का होता है 14 और इसका एक का होता है 16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ऑक्सीजन का हो जाएगा 48। उसके बाद से यहाँ पे अब इसको जो है NO2 भी बोला जा सकता है, ठीक है, NO2। अब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे नाइट्रोजन का होगा 28 और ऑक्सीजन का होगा कितना? तो 4 ऑक्सीजन है ना, 64 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखा जाए तो नाइट्रोजन का होगा 28 और 5 ऑक्सीजन है ना, तो हो जाएगा कितना? 80, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो नाइट्रोजन का जो यहाँ पे द्रव्यमान है ना, फिक्स है, निश्चित है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान है ना, ऑक्सीजन का कितना आ रहा है? तो 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात कितना? तो 64 अनुपात 80। और इसको ऐसे देख लिया जाए तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एक सरल अनुपात है और इसे ही बोला जाता है गुणित अनुपात का नियम। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ये चीज़ें नोट करें। और तब तक हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चौथा नियम जानेंगे, जो होगा क्या? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। आप इसे नोट करें और उसके बाद से अब हम चौथा नियम जानेंगे, व्युत्क्रम अनुपात का नियम रहा होगा।
अब हम रासायनिक संयोजन के नियम में चौथा नियम पढ़ेंगे, जो होगा क्या, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और यह जो नियम यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी है, उसको भी हल करवाएंगे, आपको चिंतित नहीं होना है। न्यूमेरिकल जो भी इसमें आपके एनसीईआरटी में दिया गया है सब कुछ यहाँ पे कंप्लीटली करवाया जाएगा, आपको निश्चिंत रहना है और वीडियो को सीक्वेंस में देखना है। तो चौथा नियम जाना जो होगा क्या, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। देखा जाए सबसे पहले इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, और यदि परिभाषा नहीं समझ में आता है तब हम क्या करेंगे, उदाहरण से इन चीज़ों को समझेंगे। देखना है यहाँ पे क्या है, जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, ठीक है ना, दो अलग अलग तत्व है और किसी तीसरे तत्व के साथ संयुक्त करके यौगिक बनाता है, ठीक है ना, निश्चित द्रव्यमान के साथ संयुक्त करके क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमानों में जो अनुपात होता है, यानी कि पहले जो दो तत्व लिया जाएगा उनके द्रव्यमानों में जो अनुपात होता है वही अनुपात उनके बीच तब होगा जब वे अलग अलग से संयोग करके क्या बनाएंगे, यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, अलग अलग से संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। देख लेते हैं उदाहरण, चीजें समझ में नहीं आया होगा, उदाहरण देखा जाए। हमारे पास दो तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तीसरा तत्व है कार्बन, ठीक है, ये पहला तत्व है, ये दूसरा तत्व है, और ये तीसरे तत्व के साथ संयुक्त होंगे। तो हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ संयुक्त होगा तो मीथेन बनाएगा। देखना यहाँ पे बातों को ध्यान से समझना है। यहाँ पे ऑक्सीजन तीसरे तत्व के साथ संयुक्त होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कार्बन व हाइड्रोजन के बीच अनुपात निकालेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो कार्बन व ऑक्सीजन के बीच हम अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन 1 है तो इसलिए इसका भार होगा 12, पहले भी बताया जा चुका है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 4 है और हाइड्रोजन का भार 1 होता है, तो यहाँ पे इसकी जो भार हो जाएगा वो क्या होगा, वो 4 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन का जो भार होता है वह 12 है। ऑक्सीजन का देख लिया जाए तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो कार्बन है ना, तीसरे तत्व का जो द्रव्यमान है वो फिक्स है, निश्चित है, ठीक है, वही लिखा गया, तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहे हैं, तो तीसरे तत्व का जो द्रव्यमान है वो क्या है, निश्चित है। अब यहाँ पे दो तत्व बच रहे हैं, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन यही बच रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन का भार है 4 और यहाँ पे कितना है भाई, 32 है ना, कितना है, 32 है। अनुपात निकाला जाएगा, इसका इसमें भाग दिया जाएगा तो 1:8 का आएगा। अब ये दोनों संयुक्त होंगे, जब दोनों संयुक्त होंगे तो जो यौगिक बनाएगा वो कौन सा यौगिक बनाएगा, H2O, और H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात तो यही होता है ना, 1:8 का, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में अभी बताया गया। तो वही चीज कह रहा है कि जब कोई दो तत्व, ये वाला एक तत्व है और ये तत्व है, अलग अलग से किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयुक्त कर रहे हैं, भाई इसका द्रव्यमान निश्चित है ना, संयुक्त हो रहे हैं, तो दोनों तत्वों के द्रव्यमानों में देखो, ये वाला एक तत्व है यहाँ पे इस यौगिक में और इस यौगिक में ये वाला तत्व है, दोनों तत्वों के द्रव्यमानों में जो अनुपात आता है वही अनुपात ये परस्पर अभिक्रिया करके यौगिक बनाएगा उसमें भी होगा, और इसी को कहा जाएगा कौन सा, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। चीजें समझ में आ चुका है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है। अब इस नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो सन 1992 में रिक्टर ने, ठीक है, उस वैज्ञानिक का नाम लिख रहे हैं जिसने किस नियम को दिया, कौन है, रिक्टर। किस सन में, 1992 में। चीजें समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पे हमने चौथा नियम भी कंप्लीट किया। अब यहाँ पे एक नियम और पढ़ना है जो है क्या, गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम। चीज़ें बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये चीज़ें जो है आपको नोट करना है और उसके बाद से हम अगला 5वां नियम हम पढ़ेंगे
पांचवा जो होगा क्या, गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधित नियम। तो इसे आप नोट करें, उसके बाद से हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगला जो नियम होगा पांचवा, कौन सा, गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। इसे देने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है गैलुसेक, और इन्होंने गैस के संबंध में नियम दिया और इसे ही बोला जाता है गैसीय आयतनों का नियम या गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। इन्होंने बताया क्या, समान ताप व दाब पर जब दो गैसें परस्पर संयुक्त होती है या बनती हैं तो उनके मध्य आयतनों का एक निश्चित अनुपात होता है, एक सरल अनुपात होता है, और उसे ही बोला जाता है गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। लिख लेते हैं, समान ताप व दाब पर जब दो गैसें संयुक्त होती हैं अथवा बनती हैं, अथवा क्या होती हैं, बनती हैं, तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, सरल अनुपात होता है। क्या होता है भाई, एक सरल अनुपात होता है। समझना है यहाँ पे, जब दो गैसें परस्पर संयुक्त होती हैं समान ताप व दाब पर या बनती हैं तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, और इसे ही बोला जाता है गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। अब यह जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से मिलता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी पदार्थ के लिए था, लेकिन यह जो था केवल गैस के लिए दिया गया था, ठीक है, इसलिए यह नियम इंपॉर्टेंट हो जाता है। उदाहरण देखा जाए, उदाहरण जैसे कि हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, परस्पर संयुक्त होती है तो H2O गैस का निर्माण करती है, मतलब कि ये जल वाष्प है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और ये जल वाष्प है। सबसे पहले हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लेते हैं और यहाँ पे 2 का, ये हो गया बैलेंस। अब हम कहेंगे कि 2 हाइड्रोजन का अणु लिया जाए और 1 ऑक्सीजन का अणु लिया जाए, तब जा करके ना 2 H2O का यहाँ पे अणु का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 आयतन किसका है, हाइड्रोजन का, 1 आयतन किसका है, ऑक्सीजन का, और बना क्या, 2 आयतन जल वाष्प बना, यही बना ना। इसी को हम ऐसे डायरेक्ट हम 100 के आंकड़ा में ले तो ये जो है कितना है, 100 है, कितना है, 100 आयतन है, मान लेते हैं 100 आयतन है, तो ये कितना होगा, 50 आयतन, और यह कितना बनेगा, 100 आयतन बनेगा ना, 100 आयतन बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जितना हम हाइड्रोजन लेंगे उसका आधा ऑक्सीजन लिया जाएगा, तो हाइड्रोजन के बराबर ही यहाँ पे नया गैस बन जाएगा जिसका नाम है जल वाष्प। चीजों को समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देना है, आयतन को हम ml में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, आयतन है तो इसी में ना होगा ml में। अब देखा जाए कि यहाँ पर जो आयतनों का अनुपात आ रहा है कितना, 100 अनुपात 50 और अनुपात इसका कितना, तो 100। तो ध्यान देना यहाँ पे हो जाएगा 1 अनुपात, ये हो जाएगा 2 अनुपात 1 अनुपात 2 का। तो यहाँ पे एक कौन सा अनुपात है, सरल अनुपात है, और इसी को बोला जाता है आयतनों गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। इसे ही बोला जाता है गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। तो यहाँ पे बातें समझ में आ गया होगा कि गैस के संबंध में इन्होंने ये नियम दिया था। अब कोई भी गैस यहाँ पे बनेगी ना तो वही होगा, जैसे कि यहाँ पे Cl2 गैस है प्लस H2 गैस है, H2 गैस है, और बना लिया HCl बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है, ध्यान देना है यहाँ पे, यदि हम इसे
एक अणु है ना, एक अणु है इसका, और इसका भी एक अणु है, और बन गया कितना, 2 अणु। यदि हम इसको 100 बोलें, क्या चीज 100 ml, तो ये भी हो जाएगा 100 ml, और ये हो जाएगा कितना, 200 ml। अनुपात निकाला जाए किसमें, तो इनके आयतनों में, तो ये हो जाएगा एक अनुपात कितने का, 2 का। ये भी एक कौन सा अनुपात है, सरल अनुपात है, और इसी को बोला जाता है गैसीय आयतनों का नियम। एक और नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो है क्या, आवोगाद्रो का नियम, नियम नंबर 6। ठीक है, कौन सा, आवोगाद्रो का नियम, समझते चलना है। आवोगाद्रो का नियम बहुत ही सरल है। आवोगाद्रो ने इन्हीं के नियमों में थोड़ा सा फेरबदल किया था। कौन सा, गैसीय आयतनों के नियमों में। इन्होंने बोला क्या, समान ताप व दाब पर किसी गैस के निश्चित आयतनों में अणुओं की संख्या नियत होती है। समान ताप व दाब पर किसी गैस के निश्चित आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होती है, नियत होती है। वही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या चीज, तो समान ताप व दाब पर किसी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या नियत होती है। समान ताप व दाब पर किसी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, नियत होती है। एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल यही वाला लेते हैं, ये 2H2G प्लस O2G इक्वल टू 2H2OG। ठीक है, यहाँ पे हमने वही एग्जाम्पल लिया। देखना है यहाँ पे, इसका 2 आयतन है, इसका कितना है, 1 आयतन है, और इसका कितना है, तो इसका आयतन है 2 आयतन। यही है ना। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे H2 लिया जाए, H2, ठीक है ना, गैस है, इसका आयतन 2 है, आयतन को V से रिप्रेजेंट करते हैं ना, प्लस O2 लिया जाए, क्या है, O2, और इसका आयतन 1 है, केवल V, क्या चीज, तो V, और यहाँ पे जो बना, क्या बना, H2O बना, और H2O का आयतन कितना है, 2 भी है। और यदि इसका अनुपात का बात किया जाए, इसका अनुपात का हो जाएगा 2 अनुपात 1 अनुपात 2 का अनुपात, तो वही आ गया ना। तो दोनों नियम सेम ही है, बस इन्होंने कहा क्या कि जो आयतन में अणुओं की संख्या होती है ना, वो नियत होती है, अणुओं की संख्या स्थिर होती है, निश्चित होती है, और इसे ही बोला जाता है कौन सा नियम, आवोगाद्रो का नियम। तो यहाँ पे जो ये 5-6 नियम बताए गए, कौन सा, रासायनिक संयोजन का नियम। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल को भी हल करवाया जाएगा। आप लोगों को निश्चिंत रहना है, और जैसे जैसे हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे, सारा जो डाउट होगा ना, वो सब क्लियर होता चला जाएगा, और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहे नारायण सर क्लासेस के साथ।